विवेक देशपांडे सर, अभी तक ये आरोप लगता रहा है कि ईडी, सीबीआई और आरटी जैसी जो एजेंसियां हैं, इनका इस्तेमाल नेताओं की को तोड़ने के लिए, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं या पार्टियों को तोड़ने के लिए होता है। लेकिन अब तो चंदा वसूली के लिए भी आरोप लगाया जाने लगा। तो ये जो आरोप है, उसको अब क्या, जिस तरीके से आरोप लगा है, तो ये मान लिया जाए कि इन एजेंसियों का जो काम है, उस काम में ये भी शामिल है कि कैसे भाजपा को धन उपलब्ध कराएं, कैसे भाजपा के लिए चंदा की वसूली करें। हाँ नहीं राम प्रकाश जी, ये अभी स्पष्ट हुआ ऐसा नहीं है। ईडी, सीबीआई इन जैसे एजेंसियों का जिस तरह से उपयोग, दुरुपयोग पिछले 10 सालों में हुआ है, ये पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि इनको इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी का जो भी अंतस्थ हेतु है ये सब करने के पीछे, उसके लिए। तो ये काम सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं, ये एक विशेष पार्टी के लिए, पार्टी विशेष के लिए, बीजेपी के लिए कर रहे हैं, ये पहले से स्पष्ट था। इससे और वो ज्यादा रेखांकित हुआ है, इतना ही मैं कहूंगा। ऐसा नहीं कि पहली बार हमको पता चला है कि ये किसी तरह का कोई एक्सटॉर्शन रैकेट है। अगर न होता तो इतने सालों में हम कम से कम एक तो बीजेपी के किसी नेता पर इनकी कार्रवाई, एक नेता पर तो हम देखते, लेकिन सारी की सारी कार्रवाई अगर अपोजिशन के लीडर्स पर ही हो रही है तो स्पष्ट है कि ये एक तरह का एक्सटॉर्शन रैकेट है। ये प्रदीप जी ने जो कहा कि बड़े समझदारी के साथ ये जाल बुना गया है, मैं समझदारी शब्द बहुत पॉजिटिव है। मैं ये कहूंगा कि ये माफिया स्टाइल से ये पूरा जाल बुना गया है, ये माफिया राज है। अब जिन लोगों से ये 300 साढ़े 300 करोड़ का ये जो रेवलेशन न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्ट में हुआ है, जिन लोगों से पैसा लिया है, ये बताया जा रहा है कि उनको बेल तभी मिली है जब इन्होंने, या फिर बेल मिलने के लिए इनको ये पैसा देना पड़ा इसमें से कई लोगों को। इस तरह के भी रेवलेशंस हुए हैं। तो ये हमसे, ये सिर्फ सामने नहीं आया था, लेकिन हमको पता था कि इस तरह के सारे हथकंडे बीजेपी अपनाती है। तो सिर्फ ये सामने आया है, ये स्पष्ट रूप से लोगों को दिखा है, इतना ही है। ये चल रहा था, पर्दे के पीछे ये चल रहा था, इसका अंदाजा सभी को था। ये भी सभी को पता है कि जिस तरह से अपोजिशन के लोगों को जिस तरह से वो जेल में डाल रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ऐसे अपोजिशन के लीडर्स को बीजेपी में ले रहे हैं, सिर्फ ले नहीं रहे हैं, तो उनको एक अच्छा औहदा देकर वहां पर बिठाया जा रहा है। किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, किसी को मंत्री बनाया जा रहा है। इस तरह के काम हो रहे हैं जो अपोजिशन के लीडर्स कई सारे भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए हैं, जिनके ऊपर खुद बीजेपी ने और स्वतः प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई तरह के आरोप लगाए। ऐसे लोगों को बीजेपी में लिया गया है और उनको बड़े सम्मान के साथ लिया गया है, उनको मंत्री बनाया गया है। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है, लोगों को ये सब पहले से ही मालूम है। सवाल ये है कि ये जो नया रेवलेशन हुआ है, क्या इससे बीजेपी के जो बीजेपी का जो इलेक्टोरल फॉर्चून है, इसमें कुछ क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे अपोजिशन का नैरेटिव बुलंद होगा? मुझे नहीं लगता, इसलिए कि ये सारा लोगों को पहले से ही पता है। ये तो सिर्फ एक एडिशन है उसमें, और ये अमाउंट तो कोई 300 साढ़े 300 करोड़ का बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है। हमने देखा है किस तरह से अदानी हजारों लाखों करोड़ों रुपए के चक्कर में अदानी को फेवर किया जा रहा है। हमने ये देखा है कि कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उनमें से कई लोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पर्सनल मित्र भी रहे हैं, वो किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए लेकर भाग गए और उनका प्रत्यार्पण आज तक नहीं हो पाया है। तो ये लोग भ्रष्टाचारियों को न सिर्फ सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको सम्मान पूर्वक अपने पार्टी में लेकर उनको ऊंचे पद पर बिठाते भी हैं। ये लोगों ने देखा है। अब ये 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए का जो कुछ भी मामला है, इससे लोगों का मत एकदम बदल जाएगा, ऐसा मैं, मतलब जो इनके वोटर्स हैं, जो इनको विजय दिलाते हैं, इनको विजय, इनकी पराजय तो तभी होगी जब इनके जो 38% है उसमें से 4-5% या फिर 7-8% छिटक कर अपोजिशन के साथ पास चले जाए। लेकिन जो 38% है, ये सारी बीजेपी की खामियां और ये बीजेपी के सारे जो पाप है, इनकी जानकारी होने के बावजूद भी बीजेपी को मतदान करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो नया रेवलेशन हुआ है, ये
बीजेपी को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा बड़े बड़े कारनामे, इससे ज्यादा बड़े बड़े करप्शन के एपिसोड्स बीजेपी के पिछले 10 सालों में हमने देखे हैं। इसलिए ये सिर्फ उसमें एक नया एडिशन है, इतना भर मैं कह सकता हूँ राम प्रकाश जी। विवेक देश पांडे सर, एक जो अभी हम बात कर रहे थे जिस तरीके से चंदे को लेकर के, कि जब बेल के अगेंस्ट में भी, बेल दिलाने के नाम पर भी इस तरीके की चीजें हुई, कई ऐसे आरोपी थे जिनके आरोप मिलने, कंपनियों के मालिक ऐसे थे जिनको बेल दिया गया और बेल के तुरंत बाद उन्होंने भाजपा को फंड दिया, चंदा दिया। तो क्या माना जाए कि चंदे की वसूली के लिए कोर्ट की कार्रवाई को भी प्रभावित करने की कोशिश हुई? जब बेल की जरूरत हो तो बेल, अगर डील ना हुई हो तो अपोज करो बेल को, और डील हो जाए तो बेल को अपोज ना करो, फिर वो फेवर में जाने दो। इस तरीके की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिशें भी हुई। और साथ ही साथ जो बाकी सारी चीजें हैं, जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि चंदा अपने लिए लेने के लिए दबाव, और दूसरी कंपनियों को, दूसरी सियासी दलों को जो है वो चंदा ना दें कंपनियां, इसके लिए भी दबाव बनाया गया होगा। जी जी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आप देखिए, बीजेपी को बहुत ज्यादा मतलब 60% के करीब बीजेपी को सारे जो फंड 16,000 करोड़ के करीब करीब इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो बेचे गए, वो जो डोनेशन आया पॉलिटिकल पार्टीज को, उनमें से 60% के करीब करीब अकेले बीजेपी को गए, हमने देखा है। बाकी जो गए हैं वो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे पर तृणमूल कांग्रेस, और इस तरह से बाकी पार्टियों को मिले हैं। बीजेपी को 10,000 करोड़ के करीब मिले और कांग्रेस को 1,000 करोड़ के करीब मिले। 900 कुछ करोड़ है कांग्रेस को जो गए हैं, वो तृणमूल को 700 कुछ करोड़ गए हैं। तो ये जो 900 करोड़ गए हैं, आप देखिए, मेरी ऐसी आशंका है कि ये सारे पैसे जो है बीजेपी को उन्हीं लोगों से मिले होंगे जिन लोगों ने कांग्रेस को 900 करोड़ उन्हीं लोगों से मिले होंगे जिन्होंने बीजेपी को भी डोनेशन दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं होगा जो सिर्फ कांग्रेस को जिसने डोनेशन दिया है, बीजेपी को नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए जो हिम्मत लगती है वो किसी इंडस्ट्री में आज देश में नहीं है। और जो सारे जिन्होंने बीजेपी को डोनेट किया है, उनमें से ही कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा कांग्रेस को वोट डोनेशन किया है। तो ये इस डर के माहौल में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता वो है जिसने सिर्फ कांग्रेस को डोनेशन दिया हो। तो ये एक पैटर्न उसमें होगा। अभी हमको पता नहीं कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया उनके नाम अभी सामने आए नहीं है, लेकिन वो जरूर वही लोग हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने डोनेशन का बीजेपी को दिया है, ताकि और बीजेपी ने भी शायद उनको बताया है कि आप थोड़ा सा कांग्रेस को दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने शायद सारी इंडस्ट्रीज को यह बताया होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कांग्रेस को डोनेशन करेंगे और हमको नहीं देंगे। इस तरह से एक नकेल कसने का काम भी बीजेपी ने किया होगा, ये पैटर्न हमको दिखेगा। अब ये जो इतना छोटा पैसा बीजेपी कांग्रेस के पास आया है, उसमें बीजेपी कांग्रेस का जो इलेक्शन है वो लड़ने की ताकत जो है, लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी तरह से खत्म कर दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड ने। ये ठीक है कि अभी इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उससे जो कुछ भी गलत हुआ उतना हमारे सामने आया है, लेकिन पैसा तो बीजेपी के पास चला गया और अपोजिशन जो है वो बगैर पैसे के ही अभी लगभग ये इलेक्शन लड़ेगा, इस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा कि एक अच्छा माहौल अपोजिशन यूनिटी का फिर से बन रहा है। 15 दिन पहले की स्थिति ये थी कि ऐसा लगता था कि अपोजिशन यूनिटी बिल्कुल खत्म होगी है, खारिज होगी है पूरी तरह से। लेकिन जिस तरह से इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग अभी बन गया है धीरे धीरे सारे स्टेट्स में, जो क्रूशियल स्टेट्स है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 जो क्रूशियल स्टेट्स है, वो चारों स्टेट्स में अपोजिशन यूनिटी का पिक्चर जो है काफी आशादायी अभी बन गया है। तो उसके चलते हो सकता है कि बीजेपी जो समझ रही है कि जिस तरह का सक्सेस उसको इलेक्शन में मिलेगा, हो सकता है वो उतना सक्सेस उसको नहीं मिलेगा। हम आज कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बात हुई। दूसरा ये है कि कांग्रेस जो है वो अभी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नहीं है।
ये जो राहुल गांधी की यात्रा है वेल इंटेंशनड है, सब ठीक है, अच्छी है, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, वो उनका मकसद अच्छा है, सब ठीक है। लेकिन कांग्रेस अगर खुद के खिलाफ ही, खुद के लोगों के खिलाफ ही एक्शन लेने से कतरा रही है, तो बीजेपी से क्या लड़ेगी इस तरह का। देखिए कमलनाथ जैसी व्यक्ति, आज की खबर है कि कमलनाथ राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। पहली बात तो यह है कि कमलनाथ को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए। ही शुड बी लिटरली किक्ड आउट। उसी समय निकाल देना चाहिए था जिस समय वो बागेश्वर धाम बाबा को ले आए थे और उनके पैर पड़े थे। इतना सब होने के बाद भी किस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस का सैबोटेज किया पूरा इलेक्शन, ये सब सामने आने के बाद उनका बेटा बीजेपी में जाने की कगार पर है, वो खुद बीजेपी में जाने की बात चल रही है, वो नकार नहीं रहे उस बात को, अभी कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी की यात्रा में किस तरह से क्यों उनको एंटरटेन किया जा रहा है, क्यों? देखिए ऐसा है कि आप अगर उनको निकाल लेते हैं, आप उनको पार्टी से खदेड़ कर बाहर कर देते हैं तो एक मैसेज जाएगा। लेकिन वो अगर पार्टी को वो लात मारकर पार्टी को निकल जाते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं तो उसमें इज्जत आपकी जाती है। आप अगर उनको पार्टी से निकाल दे तो उनको वो पार्टी को रिजाइन करके बीजेपी में जाएंगे तो उसमें आपकी इज्जत जाएगी। लेकिन आप वो नहीं कर रहे। किस किस अधिकार से वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं और किस अधिकार से उनको राहुल गांधी की यात्रा में ये शामिल होने दे रहे हैं? आप अपने ही जो बेईमान नेता है उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आप बीजेपी से क्या लड़ेंगे? इस तरह की कांग्रेस की स्थिति बनी है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा रिजोल्यूट, बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। अभी अच्छा माहौल बना है तो उसका फायदा कांग्रेस ने लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूं, मैं जो कई पैनल्स में कहता हूं कि जब तक मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, मोदी जी की अपनी एक इमेज है, लार्जर देन लाइफ इमेज है, वो कितने वो कितने झूठे हैं, वो कितने फरेब का जाल उन्होंने बुना है, ये सारी बातें आप चाहे कितनी भी बार कर लो, लेकिन बात तो ये है कि उनका जादू चलता है। और उनका जादू इसलिए चलता है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनका एक नैरेटिव है, वो नेशनलिज्म, हिंदुत्व, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज, ये सारे झूठे हैं, सारे झूठे पैमानों पर वो खड़े हैं। लेकिन फिर भी वो अपने नैरेटिव का उन्होंने जो जाल बुना है वो इतना स्ट्रांग है, तो उसको आप बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों से लड़ नहीं सकते, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को लोग तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, पेट्रोल के दाम कितने भी बढ़ जाए, पेट्रोल पंप पे मोदी जी की तस्वीर भी वो देख कर खुश जाते हैं। जिस पेट्रोल के दाम मोदी जी ने दुगने कर दिए, उस मोदी के फोटो पेट्रोल पंप पर रहते हैं हमारे देश में। मतलब देखिए उनकी हिम्मत की दाद देंगे कि देखा जाए तो लोगों ने उनके फोटो जो पेट्रोल पंप पे लगे हैं उस पे तो गोबर फेंकना चाहिए था, लेकिन लोग उनको मत दे रहे हैं, उनको वोट कर रहे हैं। तो उनका जो इमेज है, उन्होंने जो अपना नेशनलिज्म का और हिंदुत्व का जो नैरेटिव बना है, उसके अगेंस्ट में आपका कोई भी आइडियोलॉजिकल नैरेटिव नहीं चल रहा है। कोई भी नेशनल लेवल पर आपका कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें आम जनता आपके साथ खड़ी है और आपके प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रही है। जैसा उनका राम मंदिर का प्रोग्राम है, पूरे देश में लाखों लोग राम मंदिर के प्रोग्राम में उन्होंने इन्वॉल्व किए। ऐसा कोई प्रोग्राम आपके पास नहीं है। तो आपको लोगों को इन्वॉल्व करने वाले प्रोग्राम्स देने होंगे, आपको माहौल बनाना होगा। जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे तब तक बीजेपी के नैरेटिव को, आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को आप काउंटर नहीं कर सकते। आपको आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को आपके आइडिया ऑफ इंडिया के नैरेटिव से काउंटर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। ये बेरोजगारी, महंगाई वगैरह ये मुद्दे बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करते, ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। राम प्रकाश जी।